नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो माफियाओं पर भी है। आखिर उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जो ये फेरिस्त है, ये जो पौध है, ये क्यों बड़ी तेजी से उभर रही है। उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े माफिया, जिसका पूर्वांचल में बड़ा नाम कहा जाता है, अतीक अहमद, उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन उसकी जो हत्या करने वाले 3 अपराधी हैं वो भी खुद को माफिया बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अतीक अहमद का मर्डर किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने मीडिया को बताया। ये तो हुई अतीक अहमद और उन 3 अपराधियों की बात। लेकिन मैं आपको एक अपने निजी जीवन की घटना के साथ इस कहानी की शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली सांसद हैं, आज की तारीख में भी सांसद हैं। उनके इलाके में कोई भी टेंडर उनके लोगों के अलावा कोई नहीं डालता है। सरकार इस पर पीठ थपथपाती है कि पूरे प्रदेश में ई टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था करीब 8-10 साल से चल रही है। उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल एक है, उसके जरिए भी टेंडर होते हैं। लेकिन क्या इन टेंडर्स को कोई आम आदमी हासिल कर पाता है? बिल्कुल नहीं। ये टेंडर आज भी वही लोग हासिल करते हैं जो दबंग हैं, जो माफिया हैं या माफियाओं से जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई टेंडर लेना है तो आपको माफिया की शरण में जाना पड़ेगा, उसको उसका कट देना पड़ेगा, तभी वो टेंडर हासिल हो सकता है। मेरे एक जानने वाले ने मुझे फोन किया और बताया कि उस सांसद महोदय जो दबंग हैं, उनके इलाके में पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर पड़ रहा था और बताया उन्होंने कि जो टेंडर पड़ रहा है उस टेंडर में किसी और को, बाहरी लोगों को टेंडर नहीं डालने दिया जा रहा है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 3-4 जगह टेंडर पड़ रहे हैं, टेंडर बॉक्स 3 से 4 जगह रखे हुए हैं, तो फिर टेंडर क्यों नहीं डालने दिया जा रहा है। पता चला कि उन सभी टेंडर बॉक्स में रखे तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में है टेंडर बॉक्स, लेकिन उन सभी टेंडर बॉक्स के बगल में जो माफिया सरगना सांसद हैं उनका 1-2 आदमी बैठा हुआ है। और जैसे ही कोई टेंडर लेकर डालने के लिए जाता है वो उसे मना कर देता है। कोई बड़ा व्यक्ति जब उस सांसद महोदय को फोन करता है तो सांसद महोदय भी ये कहते हैं कि ये टेंडर छोड़ दीजिए, अगले टेंडर में हम आपकी मदद करेंगे। ये टेंडर की प्रणाली है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या टेंडर लेने के लिए ये माफियाओं का जन्म हो रहा है? क्या ठेका हथियाने के लिए लोग माफिया बन रहे हैं और माफियाओं की शरण में जा रहे हैं? बिल्कुल, जी हां। मैं आपको आज इस एपिसोड में बता रहा हूं कि कब से यह सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल 1970 की बात है। जो पूर्वांचल का जो सबसे महत्वपूर्ण जिला है गोरखपुर, जो बिहार से लगता है, बनारस भी बिहार से लगता है, वहां रेलवे का हेडक्वार्टर हुआ करता था। रेलवे यानी बिहार का आधा हिस्सा और पूरे उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा उस रेलवे हेडक्वार्टर में आता था। रेलवे सबसे बड़ी, एक तरीके से कहा जाए कि ठेके पट्टे वाली सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती है। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उस समय सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी रेलवे। और रेलवे के ठेके कौन लेगा, किस इलाके का कौन माफिया लेगा, ये पहले से तय होता था। गोरखपुर में जो टेंडर पड़ता था वो उस समय के तत्कालीन जो 2 बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे, हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इनके लोग लिया करते थे। धीरे 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 ये जब बनारस की तरफ बढ़ा, प्रयागराज की तरफ बढ़ा, तो इन ठेकों में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने अपनी पैठ बना ली।
ये इतनी पैठ बना ली कि इधर के कोई भी ठेके भले अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी को ना मिले, लेकिन उनका कट उन्हें जरूर मिलता था। और यही एक बड़ी वजह है कि उनके आगे पीछे ठेका लेने वालों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की हैसियत लगातार बढ़ती चली गई उधर, और इधर हरिशंकर तिवारी की हैसियत बढ़ती चली गई, वीरेंद्र प्रताप शाही की हैसियत बढ़ती चली गई। इसी माफियागिरी में 1997 में टेंडर की माफियागिरी में वीरेंद्र प्रताप शाही का मर्डर कर दिया गया। और कई जो लोग हैं वीरेंद्र प्रताप शाही के लोग भी, और जो भी टेंडर हासिल करना चाहते थे, उनका भी मर्डर किया गया। अतीक अहमद जो है लगातार वो बढ़ता रहा। अतीक अहमद ने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा, उसके बाद उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वो छोटे मोटे माफियाओं को संरक्षण देने लगा। सड़क बनाने से लेकर बालू निकालने तक, यहां तक कि मछली पालने को लेकर के रेलवे का स्क्रैप, हर काम के ठेके जारी होते हैं और इन ठेके पर कोई आम आदमी हाथ नहीं लगा सकता है। ये सारे ठेके बाहुबली ही लगाते हैं और उनके ही लोग लगाते हैं जिन पर उनका संरक्षण होता है। उन्हीं की मर्जी से ये ठेके खुलते हैं। आजादी के इन 76 सालों में अगर आप देखा जाए तो ये ठेके ऑनलाइन जरूर हो गए हैं, लेकिन आज भी ऑनलाइन ठेकेदारी में भी इन्हीं माफियाओं की चलती है। अगर हम देखते हैं तो इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है ठेकेदारी में। दरअसल अगर आप 2021-22 का उत्तर प्रदेश का टेंडर का बजट देखें तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर जारी हो चुके थे। 17 लाख करोड़ रुपए। अगर 17 लाख करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी गए, उनमें पूरे देश में जारी किए गए, उनमें से 22% जो टेंडर है वो उत्तर प्रदेश में जारी किए गए। इन सभी टेंडर्स पर कोई न कोई माफिया जरूर लगा है या फिर उस इलाके का बड़ा नेता। करीब उत्तर प्रदेश में अगर वैल्यू में देखा जाए टेंडर की 2021-22 में, तो करीब 3,83,000 करोड़ के ई टेंडर जारी किए गए। लेकिन अगर आप टेंडर को देखेंगे किसे मिला, तो पता चलेगा कि किसी न किसी माफिया को मिला या फिर किसी राजनीतिक हस्ती वाले व्यक्ति को मिला जिसका माफिया से साठ गांठ है। कंपनियां अपने हिसाब से, दिलचस्प ये है कि ये जो टेंडर जारी होते हैं, ये टेंडर किसको मिलेगा पहले से ही तय होते हैं। और इन टेंडर्स में जो कंपनियां होती हैं, मतलब इन माफियाओं की होती हैं और लीडर्स की कंपनियां होती हैं, वो सारे लोग पहले से ही टेंडर के जो नियम होते हैं, टेंडर्स की जो शर्तें होती हैं, वो अपने हिसाब से तय कराते हैं और उन्हीं शर्तों को पब्लिश किया जाता है ताकि ये टेंडर उन्हीं को मिल सके। और यही टेंडर है जो माफियाओं को आगे बढ़ाता है, माफियाओं को ताकत देता है, माफियाओं को पैसा देता है, माफियाओं को हथियार देता है, जिग्ना जैसी पिस्टल उपलब्ध कराता है, यही टेंडर। अगर जेम पोर्टल के जरिए देखें तो पूरे देश में 2021-22 में, जैसा मैंने बताया, करीब 17,33,000 करोड़ के ई टेंडर जारी किए गए। 16% टेंडर इसमें सामानों की खरीद के थे, जबकि 51% टेंडर जो है वो मतलब और तरह के टेंडर थे। अब यही अगर देखा जाए तो 19-20 में करीब 13,15,769 करोड़ रुपए का जो टेंडर हुआ था और 2018-19 में अगर देखा जाए तो उसमें भी करीब 13,67,000 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ था। और इन टेंडर्स में को हासिल करने के लिए आपको पहले दबंग बनना पड़ेगा। अगर आप दबंग नहीं बनेंगे तो आप इन टेंडर्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस नाते टेंडर भरने से पहले ही आपको दबंगई दिखानी ही पड़ेगी
तभी आप टेंडर भर सकते हैं। ऐसा मतलब जो टेंडर डालने वाले लोग हैं वो खुद बताते हैं। और ये जो अपराधी होते हैं, जो माफियाज होते हैं, ये खुद के नाम से कोई भी टेंडर नहीं लेते हैं। ये अपने रिश्तेदार, अपने नजदीकी, मतलब जितने भी लोग होते हैं, जो दफ्तर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके नाम पर कंपनियां बना लेते हैं और उन्हीं के जरिए ये टेंडर उठाते हैं और टेंडर्स को मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। जैसे ही उनको टेंडर मिल जाता है, वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, वह भी उन्हीं जो उनके लोग होते हैं उन्हीं में से किसी का आदमी होता है और उन्हीं को टेंडर मिलता है। एक बड़ी दिलचस्प बात है इस माफिया और ई टेंडरिंग के बीच जो ताल्लुक है उसका, वो ये है कि सरकार को ये बात पता थी कि जो पेपर में टेंडर डाले जाते हैं उस टेंडर में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, लोग मनमानी करते हैं और दबंग अपने टेंडर हासिल कर लेते हैं। इसी वजह से जो बीजेपी की सरकार जब आई, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इसने जेम पोर्टल को बढ़ावा दिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने भी जेम पोर्टल को बढ़ावा दिया ताकि ई टेंडरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, छोटे छोटे काम की भी ई टेंडरिंग होगी, इससे माफियाओं का दखल कम होगा। लेकिन कुछ तो कमी आई है, लेकिन आज भी 80% टेंडर उन्हीं को मिलता है जो पहले से इस धंधे में है, पहले से जिनका दबदबा कायम है टेंडर हासिल करने में। नए लोगों को टेंडर आज की तारीख में भी नहीं मिलता है, चाहे वो किसी के निर्माण का हो, चाहे वो खरीद का हो। बल्कि एक और नया वर्ग है टेंडर में, टेंडर में एक और माफिया है, जो इंजीनियर्स हैं वो खुद तरह तरह के मतलब जो ये टेंडर्स हैं ये लेते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, जो जिनके अंडर में ये काम होता है, वो भी इस टेंडर को हासिल करते हैं ताकि उनका साम्राज्य खड़ा हो सके। और वो इंजीनियर किसी न किसी माफिया से संबंधित होते हैं और उन्हीं माफियाओं के मतलब दम पर जो है वो टेंडर हासिल करते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।